देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कबीरदास जी का एक दोहा आपने जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी का ये दोहा कहता है कि सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठा हुआ माना जाता है। साधु से ये कभी नहीं पूछा जाता कि वो किस जाति का है, क्योंकि उसका ज्ञान ही उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार एक तलवार का मोल का आकलन उसकी धार के आधार पर किया जाता है, न कि उसके म्यान के आधार पर, ठीक उसी प्रकार एक साधु की जाति भी तलवार के म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान। लेकिन आज लोग जात पात के आधार पर उसका ज्ञान और उसकी जो कुशलता है उसको देखते हैं, न कि उसके काम के आधार पर। ऐसी एक घटना बीती 21 जून को इटावा के दादरपुर गांव में घटी, जहां एक प्रसिद्ध कथावाचक जो खुद भी यादव समुदाय से हैं, उनकी जाति पूछकर उनके साथ अभद्रता की जाती है और उनकी इंसानियत को रौंद दिया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से हुए हैं। बता दें कि इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में 21 जून को मुकुटमणि नाम के एक कथावाचक अपने सहयोगियों के साथ धार्मिक कथा करने के लिए पहुंचे थे। 2 दिन तक कथा शांतिपूर्ण तरीके से चलती है, लेकिन 22 जून की रात कथा खत्म होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पूछी और जैसे उन्होंने बताया कि वे यादव समाज से हैं, भीड़ ने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव शुरू कर दिया। उनके साथ मारपीट की गई, सिर के बाल और चोटी काट दिए गए और सबसे शर्मनाक ये कि कथावाचक और उनके सहयोगियों पर एक महिला का पेशाब डालकर शुद्धिकरण करने का नाटक किया गया। ये घटना कैमरे में कैद हुई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी बवाल मच गया है और लगातार तरह तरह की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं यादव समुदाय और अहिर रेजिमेंट के युवाओं द्वारा भी प्रदर्शन किया गया और पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए, साथ ही हवाई फायरिंग हुई, जिसमें लगभग 19 से 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कुल मिलाकर यादव कथावाचक के साथ की गई अभद्रता को लेकर हर ओर विरोध देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यादव मंच से राष्ट्र संयोजक अनुराग यादव जी, जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल यही है कि कहा जाता है कि साधु से उसकी जाति ना पूछी जाए, लेकिन जब उसकी जात पूछी गई तो इटावा में देखा गया कि उनके साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि आज़ादी का अमृतकाल होने के बाद 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हम इस स्थिति में हैं कि व्यक्ति का सम्मान और व्यक्ति का मान उसकी जाति से हम आंकते हैं, हम उसके ज्ञान से, उसकी काबिलियत से नहीं, बल्कि जाति महत्वपूर्ण आज भी है। तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि एक तरफ हम विकसित देश बनने का सपना देख रहे हैं और आज भी हमारे दिमाग में जाति घुसी हुई है, कर्म नहीं घुसा हुआ है जी। कि कर्म महान है या जाति महान है। जाति को लेकर अभी भी हम पुरानी सोच पर हैं और इस तरीके की सोच के कारण जो इटावा में कथा वाचक कांड हुआ है वो पूरी तरह इस चीज को दर्शाता है। जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की, लेकिन अगर इसी तरीके से जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, सिर्फ इस आधार पर कि वो पिछड़े वर्ग से हैं, तो समाज में आखिर किस तरीके का संदेश जाएगा? जी आप देखिए, जबकि हमारे संविधान में इस तरीके की कि किसी की जाति देखकर उसका कर्म निर्धारित होगा, इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही गई। कोई भी किसी भी तरीके का काम कर सकता है, अगर वो उस काम के योग्य है तो वो उसको चुन सकता है जी। जाति देखकर उसका कर्म निर्धारित करना, ये तो मनुस्मृति की देन है कि मनुस्मृति के आधार पर किसी का कर्म उसकी वर्ण व्यवस्था में मनुष्य की जाति देखकर उसका कर्म निर्धारित होता था। लेकिन ये हम आजाद भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर भारतीय संविधान लागू है और उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं कोई माने रखती, लेकिन आज भी उसी पुरानी परिपाटी पर देश को लाने की कोशिश की जा रही है, समाज को उसी पर चलाने की कोशिश की जा रही है जी। हम देख रहे हैं कि इसमें कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर भारी बवाल भी मचा हुआ है।
बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव यादव समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए का अपमान किया गया है, पीडीए समाज का। हम देखते हैं कि लगातार अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र करते हैं और पीडीए के सम्मान का और उनके अधिकार के लिए आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से जो साफ बात आती है वो यही आती है कि अखिलेश यादव परिवारवाद चलाते हैं और वो इस पीडीए की राजनीति करने का ढोंग कर रहे हैं, यादव समाज को बांट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जाति के आधार पर जिस तरीके से राजनीति में हर रोज बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अगर जाति और धर्म के आधार पर हम लड़ते रहेंगे तो किस तरीके से देश और समाज का विकास होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आज प्रदेश में सरकार किस पार्टी की? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की कानून व्यवस्था प्रदेश की किस सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, योगी सरकार की है। अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो उस पर सख्त स्टेप लिया जाना चाहिए था, तुरंत लिया जाना चाहिए था। 21 जून की यह घटना है, 23 जून तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं होता। 23 जून को जब पीड़ित पक्ष पहुंचता है और वो गुहार लगाता है, तब कहीं जाकर और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होते हैं। सबसे बड़ा प्रेशर तो सरकार पर ये बना, जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुए तब पुलिस प्रेशर में आकर एफआईआर दर्ज करती है। और एफआईआर भी क्या कि 4 लोगों की गिरफ्तारी करके आप कर्तव्य की अपनी तीसरी समझ लेते हैं जी। उसके बाद आप कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि 50 लोग कम से कम नामजद उसमें और अज्ञात के रूप में एफआईआर में दर्ज थे। उस पर क्या कार्रवाई हुई उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। तो इस तरीके का काम करने के बाद वो तो अच्छा हुआ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पीड़ित पक्ष को तीनों को लखनऊ बुलाया और समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनको सम्मानित किया जी। उनका पैसा छीन लिया गया, उनका अंगूठी, चैन और उनके पास से जो नकदी थी वो ले ली गई और उसको यहाँ पर उन्होंने उनकी आर्थिक सहायता की। ये काम तो सरकार कर सकती थी जी। पीड़ित था, उसकी आर्थिक सहायता अभी तक सरकार ने कोई नहीं की, तीनों पीड़ित की नहीं की। दूसरा, जिन हल्की धाराओं में केस पंजीकृत किया गया, जबकि SC/ST एक्ट लगना चाहिए था, संत कुमार यादव और मुकुटमणि यादव, और तीसरा जो श्याम जी कठेरिया थे वो दलित वर्ग से थे और साथ ही वो नेत्रहीन हैं जी। है, तो आपने SC/ST एक्ट भी उसमें शामिल नहीं किया। तो ये देखना किसका काम था? और आप दोष मढ़ रहे हैं अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं और परिवारवाद चला रहे हैं। कौन सा उनके परिवार का व्यक्ति है? संत कुमार यादव है कि मुकुटमणि यादव है जो उनके परिवार से आते हैं और जिनके लिए अखिलेश यादव ने इतना पेन लिया? तो अखिलेश यादव अगर पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा अपराध कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? जैसे कि आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने सम्मानित किया बुलाकर, लेकिन और सरकार को ये काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार कहते हुए सुना गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा वो देते हैं। लेकिन उन्हीं की जब सरकार है, लेकिन जात के आधार पर लोगों के साथ इस तरीके की जो प्रतिक्रिया या भद्रता है ये सामने आ रही हैं, लगातार ये मामले ऐसे आ रहे हैं और इस पर बीजेपी कहीं ना कहीं जब अखिलेश यादव आवाज बनकर पीडीए की आवाज बनकर उभर रहे हैं और उनका मामला सामने रख रहे, सम्मानित कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब वही नारा हम सीएम योगी का देखते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। मुझे तो बहुत हंसी आती है जब वो कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसका मतलब क्या दलित और पिछड़े और ये यादव ये सब क्या हिंदू समाज से अलग है क्या? इनको आपने अलग कर दिया, तो फिर किसको एक रहेंगे और सेफ रहेंगे का नारा ये किसके लिए है? इसमें क्या दलित और पिछड़े नहीं आते हैं क्या? ये नारा केवल चुनाव के वक्त दिया जाता है जब आपको हिंदुओं का वोट लेना है, जब आपको दलितों पिछड़ों का वोट लेना है, तब आप ये नारा देते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसके बाद दलित पिछड़ों पर आपकी सरकार में अत्याचार हो रहे हैं और आप कोई उस पर सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। और इस पे अगर विपक्ष इस पर कोई कार्रवाई करता है, हम तो धन्यवाद देंगे अखिलेश यादव का, हम तो धन्यवाद देंगे तेजस्वी यादव का, हम तो धन्यवाद देंगे चंद्रशेखर जी का, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका हम धन्यवाद देंगे।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कि वो कम से कम इस संकट की घड़ी में दलित पिछड़ों के साथ आकर खड़े हुए और उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया और वो दिखाई पड़े इस वर्ग के साथ। आप हिंदू की बात करेंगे और जब हिंदू में दलित पिछड़ा कहीं आपको नजर नहीं आता है। तो आपने जब पहले ही से मान लिया कि हम हिंदू में हैं नहीं, तो आप फिर एक रहेंगे सेफ रहेंगे का मतलब क्या हुआ? 80-20 का आप नारा देते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा देते हैं, और जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में। जी अनुराग जी, एक आखिरी सवाल बस यही करेंगे कि जैसे कि देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए का अहम रोल होता है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की आवाज उठा रहे हैं और इस तरीके के मुद्दे अगर हम इसको राजनीति से जोड़ते हैं तो क्या आगे जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए, अब चुनाव में क्या होगा क्या नहीं, ये अभी बहुत इसमें समय है, क्योंकि 27 के चुनाव में अभी काफी टाइम है। लेकिन निश्चित रूप से ये पूरा समाज देख रहा है, दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है कि उसके संकट की घड़ी में कौन उसके साथ खड़ा हुआ है और कौन केवल वोट लेने के लिए उसको अपने साथ समझता है, उसको हिंदू बनाता है, उसको अपने साथ जोड़ता है, और कौन किस सरकार में उसके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये बहुत अच्छी तरीके, देखिए दलित पिछड़ा समाज अब पहले की तरह नहीं रहा, बहुत उसमें एक से एक पढ़े लिखे समझदार और बड़े काबिल लोग हैं और उसकी लीडरशिप भी अब बहुत योग्य लोगों के हाथ में है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सब लोग देख रहे हैं कि हमें किस पार्टी के साथ जाना है, हमें चुनाव के समय क्या रिएक्शन देना है, हमें किसको वोट देना है, ये बहुत अच्छी तरीके से सब समझ रहे हैं, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यादव मंच के राष्ट्र संयोजक अनुराग यादव जी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बताया कि किस तरीके से जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में राजनीति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 21 जून को कथावाचक जाते हैं, मुकुटमणि नाम के एक कथावाचक अपने सहयोगियों के साथ धार्मिक कथा करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन 2 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से देखा जाता है कि कथा चलती भी है और 22 जून की रात को ही अचानक उनसे उनकी जाति पूछी जाती है और जब वो बता देते हैं कि वो यादव समाज से हैं तो उनके साथ अभद्रता इस तरीके की जाती है कि हर ओर इसकी निंदा की जा रही है। आपको हमने दिखाया भी वीडियोस में किस तरीके से उनके बालों को हटवा दिया जाता है और यहाँ तक कि एक महिला के क्या कहते हैं पेशाब से शुद्धिकरण का भी नाटक किया जाता है। कहीं ना कहीं ये समाज पर एक बड़े आघात की तरह से देखा जा रहा है कि जाति के आधार पर आज भी लोग उलझे हुए हैं, ना कि विकास के नाम पर। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहें आज की खबर।